बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू द प्रोफेशनल टेक। उम्मीद है कि सब लोग खैरियत से होंगे। आज हम जो हमने वेब डिज़ाइनिंग की सीरीज़ शुरू की थी उसके नेक्स्ट फेज़ की तरफ मूव कर रहे हैं, क्योंकि मैंने आपको CS जो है काफ़ी हद तक करवा दिया है। अब आप उसके ऊपर जो है मज़ीद प्रैक्टिस करके उस अपनी स्किल्स को इन्हेंस कर सकते हैं और हम CSS के ऊपर मज़ीद भी वर्क करेंगे, लेकिन चूँकि जो है हमने आगे भी बढ़ना है तो आज जो है हम बूटस्ट्रैप को स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो बूटस्ट्रैप क्या है, सबसे पहले ये देखेंगे। बूटस्ट्रैप जो है एक CSS का फ्रेमवर्क है और आप इसको ये कह लें कि ये एक फ्रंट एंड का भी फ्रेमवर्क है। वेब डिज़ाइनिंग के लिए फ्रंट एंड के अंदर इस्तेमाल होता है और ये रेडीमेड चीज़ें इसके अंदर बनी बनाई हैं। आपने जस्ट इसको HTML के एलिमेंट्स के अंदर इसको कॉल करना होता है और आपकी वेब डिज़ाइनिंग जो है ऑटोमेटिकली रिस्पॉन्सिव होती जाती है। अब जो बूटस्ट्रैप है वो दो चीज़ों के ऊपर कंसिस्ट करता है, जावास्क्रिप्ट और CSS, और दोनों ही फ्रंट एंड की लैंग्वेज हैं। CSS जो है वो मार्कअप लैंग्वेज है और जावास्क्रिप्ट जो है ये स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है। क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग होती है इसमें। तो बूटस्ट्रैप को जो है हम दो तरीके से अपनी प्रोजेक्ट के अंदर जो है इस्तेमाल कर सकते हैं। एक तो तरीका ये है कि आप उसकी कंपाइल वर्जन को डाउनलोड कर लें और अपने प्रोजेक्ट के अंदर इसको शामिल कर लें, और दूसरा तरीका ये है कि आप जो है उसका CDN कॉपी करें और अपने जो है HTML फाइल के साथ उसको लिंक करवा लें। CDN क्या होता है? कंटेंट डिलीवरी नेटवर्क होता है कि वो बूटस्ट्रैप की जो फाइल्स हैं जो उनके वेब सर्वर के ऊपर पड़ी हुई हैं उसको आपकी वेब पेज के साथ अटैच कर देगा, यानी कि वो ऑनलाइन जो है बूटस्ट्रैप को फैच करेगा। तो हम जो है मैं अपना वेब ब्राउज़र जो है ओपन करता हूँ और ओपन करने के बाद जो है बूटस्ट्रैप जो है मैंने क्या करना है, डाउनलोड करना है। तो डाउनलोड करने के लिए मैं क्या करूँगा, यहाँ पे मैं लिखूँगा गेट bootstrap.com। तो यहाँ पे मैं लिखा गेट bootstrap.com। तो मेरे पास जो है बूटस्ट्रैप की जो वेबसाइट है वो ओपन हो जाएगी। मेरे पास जो है वेबसाइट की जो बूटस्ट्रैप की जो वेबसाइट है वो ओपन हो गई हुई है। अब हमने क्या करना है, हमने डाउनलोड के बटन के ऊपर क्लिक करनी है। तो मेरे पास जो है डाउनलोड का जो पेज है वो आ जाएगा। अब उसके अंदर से हमने कंपाइल वर्जन इसका लेना है। आप इसका सोर्स कोड भी ले सकते हैं। सोर्स कोड के अंदर जो है वो सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी, किस तरीके से ये डिफ़ाइन किया गया है और हम किस तरीके से इसको इसके अंदर मॉडिफिकेशन कर सकते हैं। अगर आप जो है आप समझते हैं कि आप एक्सपर्ट हो गए हुए हैं तो आप जो है सोर्स फाइल ले लें और उसके अंदर जो है कुछ भी चेंजिंग करके आप नई चीज़ें जो हैं उसके अंदर ऐड कर सकते हैं। तो अभी जो है मेरे पास बूटस्ट्रैप का जो वर्जन आ रहा है 5.0.1 है। तो मैं इसका वर्जन जो है कम भी यहाँ से सिलेक्ट कर सकता हूँ। जैसे मेरे पास यहाँ पे 4 है, 4.6 है, तो ये कर सकता हूँ। जैसे मैं यहाँ पे ये करना चाहूँ तो मैं क्या करूँगा, 4.6 समथिंग करूँगा और मेरे पास जो है ये इसका डाउनलोड पेज आ जाएगा। अब अगर इसको मैं डाउनलोड करना चाहूँ तो मैं क्या करूँगा, ये मेरे पास आ रहा है तो मैं जो है इसको क्या करता हूँ, यहाँ पे हेड टू द डाउनलोड्स पेज है, इसके ऊपर क्लिक करूँगा तो मेरे पास जो है 4.6 की जो फाइल्स की ऑप्शन है डाउनलोड की वो आ जाएगी। अब मैंने क्या करना है, कंपाइल CSS एंड जावास्क्रिप्ट को डाउनलोड करना है। मैं क्या करूँगा, डाउनलोड के बटन के ऊपर क्लिक करूँगा और मेरे पास जो है इसकी ज़िप फाइल डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएगी। तो मेरे पास जो है फ़ाइल डाउनलोड होना स्टार्ट हो गया। हम इसका वेट करते हैं। मेरी फ़ाइल जो है वो डाउनलोड हो चुकी है। तो मैं क्या करूँगा, इसका फ़ोल्डर ओपन करूँगा तो मैं देखूँगा ये मेरे पास फ़ाइल पड़ी है। इसको मैं क्या कर लेता हूँ, कॉपी कर लेता हूँ और कॉपी करने के बाद जो है अपने डेस्कटॉप के ऊपर आके इसको मैं पेस्ट कर लेता हूँ। तो मैं यहाँ पे आके इसको पेस्ट कर लेता हूँ ताकि मैं इसको बाद में अपनी वेबसाइट के अंदर यूज़ कर सकूँ। अब मैंने क्या करना है, मैंने बूटस्ट्रैप का ऊपर जो है मैंने एक वेब पेज जो है क्रिएट करना है ताकि मैं इसको आपको यूज़ करके दिखा सकूँ किस तरीके से हम यूज़ कर सकते हैं। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे एक नया फ़ोल्डर बना लेता हूँ बूटस्ट्रैप के नाम से, बूटस्ट्रैप प्रैक्टिस। तो मैंने यहाँ पे बूटस्ट्रैप प्रैक्टिस के नाम से एक फ़ोल्डर बना लिया। अब आपको पता है कि वेब पेज का जो स्ट्रक्चर है किस तरीके से हम डिज़ाइन करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे एक फ़ोल्डर क्रिएट करेंगे, उसका मैं नाम रखूँगा CSS, और फिर जो है एक फ़ोल्डर क्रिएट करेंगे जावास्क्रिप्ट के लिए JS के नाम से, और फिर एक फ़ोल्डर क्रिएट करेंगे इमेजेस के नाम से। ये हमारे पास फ़ोल्डर्स जो हैं तैयार हो गए। अब मैंने क्या करना है, इस फ़ोल्डर को जो मेन फ़ोल्डर है बूटस्ट्रैप प्रैक्टिस, इसको ओपन कर लेना है मैंने विजुअल स्टूडियो कोड के अंदर। तो मैं इसके ऊपर क्लिक करूँगा तो मेरे ये फ़ोल्डर जो हैं एज ए फ़ोल्डर विजुअल स्टूडियो कोड के अंदर जो हैं ये ओपन हो जाएंगे। अभी इसके अंदर कोई भी फाइल नहीं है किसी के अंदर भी। तो हम क्या करेंगे, अभी जो मैंने बूटस्ट्रैप का जो ज़िप फाइल डाउनलोड की है उसको एक्सट्रैक्ट करते हैं।
राइट क्लिक करूँगा इसके ऊपर और एक्सट्रैक्ट हेयर के बटन के ऊपर क्लिक कर दूँगा तो मेरे पास जो है ये इस तरीके से फ़ोल्डर जो है आ जाएगा। अब इसके अंदर दो फोल्डर हैं, एक CSS का और एक जावास्क्रिप्ट का। इन दोनों में से हमें एक एक ही फाइल चाहिए, और वो फाइल कौन सी चाहिए, जैसे मैं CSS का फोल्डर ओपन करता हूँ तो मेरे पास बहुत सारी फाइल जो है यहाँ पे अवेलेबल हैं, लेकिन हमें चाहिए जो तीसरे नंबर पे फाइल पड़ी है bootstrap.min। तो ये फाइल चाहिए। मैं इसको क्या कर लेता हूँ, कॉपी करता हूँ, और कॉपी करने के बाद जो है मैं जाता हूँ अपने बूटस्ट्रैप प्रैक्टिस के फ़ोल्डर के अंदर और इसको CSS के फ़ोल्डर के अंदर पेस्ट कर दूँगा। और उसके बाद दोबारा से मैं जाऊंगा जो बूटस्ट्रैप का फ़ोल्डर है जो मैंने एक्सट्रैक्ट किया है उसके अंदर, और उसके अंदर जो जावास्क्रिप्ट का फ़ोल्डर है उसमें से हमने कौन सी लेनी है, bootstrap.bundle.min। तो ये वाली लेनी है, तीसरे नंबर पे ये फ़ाइल पड़ी है, तो तीसरे नंबर वाली फ़ाइल जो है आपने कॉपी करनी है। और कॉपी करने के बाद जो है आप क्या करेंगे, अपनी वेब जो आपका वेब का फ़ोल्डर है उसके अंदर आएंगे, ये प्रैक्टिस वाला, और JS के फ़ोल्डर के अंदर इसको पेस्ट कर देंगे। उसके बाद जो है हम क्या करेंगे, हम विजुअल स्टूडियो कोड के अंदर जाते हैं और वहाँ पे देखते हैं तो ये फ़ाइल जो हैं हमारे पास फोल्डर्स के अंदर आ गई हुई हैं। अब हमने क्या करना है, यहाँ पे एक index.html की फ़ाइल जो है क्रिएट कर लेनी है जिसके अंदर हम इनको लिंक करवाएंगे। तो यहाँ पे मैं कर लेता हूँ index.html, और यहाँ पे मैं HTML5 की टेम्पलेट जो है इंपोर्ट कर लेता हूँ, और यहाँ पे मैं कह देता हूँ बूटस्ट्रैप प्रैक्टिस। ठीक है, बूटस्ट्रैप प्रैक्टिस का मैंने इसको नाम दे दिया। अभी मैंने इसको क्या कर लिया, सेव कर लिया है। अब मुझे क्या चाहिए, मुझे जावास्क्रिप्ट के अंदर बूटस्ट्रैप को इस्तेमाल करने के लिए और जावास्क्रिप्ट को इस्तेमाल करने के लिए jQuery की फ़ाइल भी चाहिए। तो मैं क्या करूँगा, jQuery की भी डाउनलोड कर लेता हूँ। तो मैं अपने ब्राउज़र के अंदर जाऊँगा और यहाँ पर मैं लिखूँगा jQuery.com। तो मैं यहाँ पे लिखा jQuery.com और इसके बाद मैंने एंटर प्रेस किया। तो जैसे ही मैं एंटर प्रेस करूँगा मेरे पास jQuery की जो वेबसाइट है, ऑफिशियल वेबसाइट, वो ओपन हो जाएगी, और वहाँ से जो है मैं jQuery का कोड जो है वो कॉपी कर सकता हूँ और डाउनलोड कर सकता हूँ। तो यहाँ पे पहले ऑप्शन आ रहा है डाउनलोड jQuery, मैं इसके ऊपर क्लिक करूँगा, और क्लिक करने के बाद जो है मैं क्या करूँगा, यहाँ पे अब मेरे पास कौन सा हमने इसको करना है डाउनलोड, सबसे पहले वाला ऑप्शन है हमारे पास डाउनलोड कंप्रेस्ड प्रोडक्शन jQuery। क्योंकि हम एक जो है प्रोडक्ट बना रहे हैं, एक वेब पेज बना रहे हैं, वेबसाइट बना रहे हैं, तो हम उसमें यूज़ करेंगे। तो मैं इसके ऊपर क्लिक करूँगा तो मेरे पास जो है कुछ इस तरीके से जो है एक पेज ओपन हो जाएगा जिसके अंदर मल्टीपल जो है कोड लिखा हुआ नज़र आ रहा है और अनऑर्डर फॉर्म में है। तो मैं क्या करूँगा, इसको Ctrl+A करूँगा, और Ctrl+A करने के बाद Ctrl+C करूँगा। Ctrl+C करने के बाद जो है मैं अपने विजुअल स्टूडियो कोड के अंदर आऊँगा और जावास्क्रिप्ट का जो फोल्डर है उसको मैं सिलेक्ट करूँगा और एक नई फाइल जो है क्रिएट करूँगा jQuery.js के नाम से। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ jQuery.js, और उसके बाद मैं इसके ऊपर एंटर प्रेस करता हूँ, मेरे पास फाइल बन गई। अब जो भी मैंने उधर वेब पेज से कॉपी किया है बॉडी से, मैं इधर आके पेस्ट कर दूंगा, और पेस्ट करने के बाद इसको मैं सेव कर दूंगा। तो जैसे ही मैं सेव करूँगा तो आप देखेंगे कि मेरे पास जो है इस तरीके से एक फ़ाइल जो है क्रिएट हो जाएगी। अगर मैं आपको दिखाऊँ, ये इसका कोड है सारा, ये वाला जो है jQuery का कोड है। अब jQuery हमारे पास आ गई। अब हमने क्या करवाना है, इन फाइल्स को लिंक करवाना है अपनी index.html के अंदर। तो सबसे पहले जो है, अगर आपने बूटस्ट्रैप लिंक करवाना है तो सबसे पहले बूटस्ट्रैप लिंक करवाएंगे यहाँ पे। अब बूटस्ट्रैप की फ़ाइल पड़ी है जी हमारे पास CSS के फोल्डर के अंदर, और उसका नाम है bootstrap.min.css, और उसकी टाइप है text/css। अब अगर हमारी कोई अपनी हमने अपना कोई स्टाइल लिखा है style.css की फ़ाइल के अंदर, तो उसको हम इसके बाद में करवाएंगे कॉल, क्योंकि मैंने आपको HTML5 की वीडियो के अंदर बताया था कि ये एक मार्कअप लैंग्वेज है और ये लाइन बाय लाइन जो है एग्जीक्यूट होती है। तो बूटस्ट्रैप के अंदर जो भी चीज़ें पड़ी होंगी हम style.css के साथ उसको ओवरराइड करते हैं। तो हमारी फ़ाइल जो style.css की है वो हमेशा बूटस्ट्रैप के बाद ही आएगी, मतलब जो हमारा सेल्फ कोड है, जिसे आप सेल्फ कोड कह लें, वो बाद में कॉल होगा। तो अभी मैंने वो फ़ाइल नहीं बनाई, लेकिन मैं बना लेता हूँ ताकि मैं आपको कॉल करके दिखा दूँ। यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ और मैंने CSS का फोल्डर सेलेक्ट कर लिया है। अब न्यू फाइल क्रिएट करूँगा style.css के नाम से। तो मैंने style.css के नाम से फ़ाइल बना ली है। अब उसको भी मैं कॉल कर लेता हूँ। तो ठीक इसके नीचे जो है मैंने इसको लिंक करवाना है, तो यहाँ पे मैं लिखूँगा CSS के फोल्डर के अंदर style.css की फ़ाइल जो है पड़ी हुई है, और इसकी टाइप है text/css। तो ये मैंने लिंक करवा दिया। अब मैंने jQuery को लिंक करवाना है। तो jQuery को हम हमेशा बॉडी के एंड पे जो है जावास्क्रिप्ट को, जितने भी स्क्रिप्ट हैं हमारे, उसको हम सबसे एंड पे बॉडी के लिंक करवाते हैं, ताकि जब पेज पूरा लोड हो जाए तब जो है jQuery की
जो फंक्शनैलिटी है या जावास्क्रिप्ट की जो फंक्शनैलिटी है वो अप्लाई हो। क्योंकि अगर हम पहले करेंगे तो पेज बाद में लोड हुआ है तो वो प्रॉपरली जो है वो फंक्शनैलिटी अप्लाई नहीं होगी, काम नहीं करेगी, इम्प्लीमेंट नहीं होगी। तो उसके लिए ऑर्डर है, मैं यहाँ पे कमेंट कर देता हूँ। सबसे पहले हम jQuery कॉल करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल कॉल jQuery एंड देन popper.js एंड फिर जो है क्या करना है, हमने बूटस्ट्रैप की जो JS फाइल है bootstrap.min.bundle.js जो भी था, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ bundle.min.js और उसके बाद एंड लास्टली अगर हमने अपना कोई ज़ाती स्क्रिप्ट लिखा है, देन हम क्या करेंगे, सेल्फ JS फाइल जो हमने खुद से जावास्क्रिप्ट का कोड लिखा वो सबसे लास्ट में हम कॉल करेंगे। तो सबसे पहले जावास्क्रिप्ट का कोड कॉल करना है, तो यहाँ पे मैं स्क्रिप्ट का टैग यूज़ करूँगा और ये कहाँ पे पड़ी है, JS के फोल्डर के अंदर jQuery.js के नाम से फाइल है और इसकी टाइप है इसकी text/JavaScript। अब jQuery जो है जावास्क्रिप्ट की फॉर्म है, उसको हमने जो कॉमनली जो फंक्शन यूज़ होते हैं उसमें उन्होंने जो है बना दिए हैं ताकि हम उसको जस्ट क्या करें, अपने प्रोजेक्ट के अंदर शामिल करें और उसको इस्तेमाल करें, बजाय जो है हम खुद से फंक्शन डिफ़ाइन करें। तो उसके बाद मैं एक और स्क्रिप्ट जो है कॉल करता हूँ, pooper.js मेरे अभी नहीं ले रही है तो क्योंकि मेरे पास जस्ट bootstrap.bundle.min की फ़ाइल पड़ी है। तो यहाँ पे मैं कॉल करूँगा, ये पड़ी है जावास्क्रिप्ट के फोल्डर के अंदर और उसका नाम है ये, और उसकी टाइप जो है टेक्स्ट स्लैश आ जाएगा जावास्क्रिप्ट, टेक्स्ट/जावास्क्रिप्ट मैंने कर दिया। अब इसके बाद इसको सेव करवा लूँगा। तो अब जो है मैंने चेक करना है कि बूटस्ट्रैप जो है वो सक्सेसफुली मेरे वेब पेज के साथ लिंक हुआ है या नहीं। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे मैं कुछ बूटस्ट्रैप की क्लासेस यूज़ कर लेता हूँ। जैसे मैं एक बटन बनाता हूँ, बटन, और उसकी मैं टाइप ले लेता हूँ बटन ही, और उसके अंदर मैं क्लास कॉल करता हूँ बूटस्ट्रैप की एक। तो यहाँ पे मैं लिखूँगा क्लास btn एंड btn-primary। तो जैसे ही मैं यहाँ पे लिखता हूँ प्राइमरी, तो उसके बाद मैं इसको सेव करवाता हूँ और अब इसको मैं लोड कर लेता हूँ। ओपन विद लाइव सर्वर करते हैं, चेक करते हैं कि हमारे पास जो है एक देखें एक बटन जो है क्रिएट हो गया है। अब मैं इसके अंदर जैसे लिखता हूँ प्राइमरी बटन, तो मैंने प्राइमरी बटन लिखा, सेव करवाया, ब्राउज़र के अंदर गया तो देखिए हमारे पास मैंने इसके ऊपर style.cs के अंदर अभी एक लफ्ज़ नहीं लिखा। ये बटन जो है ब्लू शेड के साथ अगर आपका क्रिएट हो गया, इसका मतलब ये है कि आपका बूटस्ट्रैप और jQuery हर चीज़ जो है सक्सेसफुली लिंक हो चुकी है आपके वेब पेज के अंदर। तो बहुत ज़्यादा आसान है, आपने जस्ट ऑर्डर को फॉलो करना है, किस तरीके से जो है हमने ऑर्डर अप्लाई करना है। अब मेरे पास एक वेब पेज है जहाँ पे आप बूटस्ट्रैप की मैंने लर्निंग किट है एक, वहाँ से मैं आपका इसकी जो लिंक है डिस्क्रिप्शन के अंदर शेयर कर देता हूँ, वहाँ से आप सीख सकते हैं कौन कौन सी चीज़ें इसके अंदर। तो आइए इसको शुरू करते हैं। शुरू करने के लिए जो है मेरे पास ये आ गया है। सबसे पहले बूटस्ट्रैप के लेआउट्स की बात करते हैं। लेआउट्स जो है हमारे पास दो तरह के लेआउट्स हैं, कंटेनर और ग्रिड। अब कंटेनर्स के अंदर जो है क्या करते हैं, इसके अंदर जो है हम डिफरेंट कंटेनर्स के अंदर चीज़ों को पैक करते हैं और फिर वेब पेज जो है वो लेआउट जो है उसका डिज़ाइन होता है। और जो ग्रिड सिस्टम है, ग्रिड सिस्टम के अंदर भी हम कंटेनर को ही इस्तेमाल करते हैं, कंटेनर के अंदर ही हमेशा जो है वो ग्रिड सिस्टम जो है क्रिएट होता है। तो हम इसको जो है आज स्टार्ट करते हैं। मैं ये बटन वाला जो है ख़त्म करता हूँ। सबसे पहले यहाँ पे मैं क्या कर लेता हूँ, कमेंट कर लेता हूँ। यहाँ पे मैं इसको ख़त्म करता हूँ, यहाँ पे मैं कमेंट करता हूँ और मैं यहाँ पे लिखता हूँ लेआउट्स इन बूटस्ट्रैप। बूटस्ट्रैप के अंदर जो लेआउट्स हैं वो जी हैं मेरे पास दो, एक कंटेनर सिस्टम और दूसरा जो है एंड ग्रिड सिस्टम। दूसरा ग्रिड सिस्टम है, दोनों को ही हम देखेंगे किस तरीके से ये वर्क करते हैं। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे एक हेडिंग दे लेता हूँ कंटेनर सिस्टम की, कंटेनर लेआउट, उसका मैं नाम लिखता हूँ कंटेनर लेआउट। अब कंटेनर लेआउट रखा, मैं इसको सेव करवाता हूँ। ब्राउज़र के अंदर जाकर देखेंगे तो एक हेडिंग जो है, अभी मैंने उस पेज को बंद कर दिया था, दोबारा से इसको रन करते हैं तो देखेंगे कि यहाँ पे कंटेनर लेआउट जो है एक क्रिएट हो गया हमारे पास। अब मैंने क्या करना है, अब जस्ट जो है कंटेनर लेआउट बनाने के लिए क्या करना है, आपने जस्ट यहाँ पे डिव लेनी है और एक कंटेनर की क्लास उसके अंदर कॉल कर लेनी है।
जैसे यहाँ पे मैंने की, तो अब जो है ये क्लास क्या काम करेगी। अभी यहाँ पे कुछ भी शो अप नहीं हो रहा, उसकी वजह क्या है? उसकी वजह ये है, मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे एक हेडिंग ले लेते हैं H2 की, और इसके अंदर मैं लिखता हूँ सिंपल कंटेनर। ये सिंपल कंटेनर मैंने लिया है, क्लास ली है, और इसको मैं सेव करवाता हूँ। तो आप देखेंगे कि इसने दोनों तरफ से जो है काफ़ी ज़्यादा मार्जिन जो है छोड़ा है। अगर मैं इसका पैराग्राफ अगर कोई यहाँ से ले लूँ, लॉरम इप्सम की वेबसाइट से मैं जाता हूँ, लॉरम इप्सम, तो यहाँ पे मैं कोई पैराग्राफ जो है लेना चाहता हूँ, मैं इसकी वेबसाइट ओपन कर लेता हूँ क्योंकि हमें बार बार जो है प्रैक्टिस के लिए इसकी ज़रूरत पड़ेगी। तो मैं एक बड़ा पैराग्राफ जो है यहाँ से कॉपी करता हूँ। कॉपी करने के बाद जो है अपने इसके अंदर आता हूँ और एक पैराग्राफ का टैग ले लेता हूँ, उसके अंदर इसको मैं पेस्ट कर देता हूँ। और जैसे मैं पेस्ट करके इसको रन करूँगा तो आप देखेंगे कि मेरे पास जो है जो पैराग्राफ तैयार हुआ है वो दोनों तरफ से उसने मार्जिन छोड़ा है और बड़ा ही खूबसूरत अंदाज में जो है ये तैयार हो गया। अगर मैं इसको स्क्रीन साइज़ छोटा करता हूँ तो देखेंगे कि ये स्क्रीन साइज़ के लिहाज से जो है ऑटोमेटिकली जस्टिफाई हो रहा है। ये देखिए हर स्क्रीन साइज़ के लिहाज से ये जस्टिफाई हो रहा है। तो ये एक रिस्पॉन्सिव पैराग्राफ की क्लास है, कंटेनर, सिंपल कंटेनर यूज़ किया है। अब दूसरे टाइप का जो कंटेनर है उसे हम फ्लूइड कंटेनर बोलते हैं। तो उसको हमने कैसे इस्तेमाल करना है, बिल्कुल सेम तरीका है। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, यहाँ पे मैं नीचे आऊँगा और एक और डिव लूँगा, और डिव के अंदर जो है मैं कंटेनर लेता हूँ, कंटेनर डैश फ्लूइड। अब फ्लूइड कंटेनर क्या करता है, ये कम ज़रा स्पेस लेता है। अब इसके अंदर जो मैं H2 की हेडिंग पास कर देता हूँ और यहाँ पे लिखता हूँ फ्लूइड कंटेनर, और उसके बाद जो है पैराग्राफ का एक टैग लिया और टैग के अंदर जो है वही टेक्स्ट मैंने पेस्ट कर दिया। तो अब आप देखेंगे फ्लूइड कंटेनर जो है दोनों तरफ से जस्ट जो है 10 पिक्सल का जो है मार्जिन ले रहा है, और इसने जो है काफ़ी ज़्यादा मार्जिन लिया और ये सेंट्रलाइज था। दोनों ही रिस्पॉन्सिव में पैराग्राफ्स, अगर मैं इसको जो है शॉर्ट करूँ अपने साइज़ को, स्क्रीन साइज़ को, तो मैंने ब्राउज़र का देखा है तो आप देखें ये स्क्रीन के ऊपर जो है बिल्कुल रिस्पॉन्सिवली जो है बिहेव कर रहे हैं। तो उम्मीद है कि इसकी दोनों की समझ आ गई होगी आपको। यहाँ पे अगर हम कंटेनर को ओपन करें, यहाँ पे देखें पहले नॉर्मल कंटेनर मैंने आपको लगा के दिखाया, उसके बाद फ्लूइड कंटेनर लगा के दिखाया मैंने, ये वाला लास्ट वाला। तो बहुत ज़्यादा आसान है, इसमें कोई मुश्किल काम नहीं है। आप जो है इसके साथ वर्क कर सकते हैं। दो तरह के कंटेनर हैं, फ्लूइड हैं और नॉर्मल हैं। नॉर्मल मैंने लगा के दिखा दिया, ये वाला सिंपल जिसे कह लें या नॉर्मल कह लें। तो दो तरह के कंटेनर सिस्टम है हमारे पास, कंटेनर लेआउट है। अब हम बात करते हैं जी इस डिव से बाहर निकल के ग्रिड सिस्टम की। तो जस्ट आपने इसको समझना है कि ये काम कैसे कर रहा है। उसके बाद मैं यहाँ से इस डिव से बाहर निकलूँगा, यहाँ पे H1 की हेडिंग लेता हूँ और यहाँ पे मैं लिखता हूँ ग्रिड सिस्टम लेआउट, या यहाँ पे ऊपर क्या हेडिंग दी थी, कंटेनर लेआउट। यहाँ पे लिखेंगे ग्रिड सिस्टम लेआउट। अभी मैं इसको हेडिंग दी है, पेज के अंदर जाके देखेंगे तो यहाँ पे एक जो है बड़ी हेडिंग आ गई है। अब इसके अंदर जो है हमने ग्रिड सिस्टम क्रिएट करना है। ग्रिड सिस्टम के अंदर क्या होता है, ग्रिड सिस्टम के अंदर वही जो है चीज़ है, हमने कंटेनर यूज़ करना है सबसे पहले। तो मैं यहाँ पे अब ग्रिड सिस्टम इस्तेमाल करने का क्या तरीका है, क्या मेथड है। सबसे पहले आप एक कंटेनर लेंगे, कंटेनर के अंदर एक रो आएगी, रो के अंदर कॉलम्स आएंगे, ठीक है। तो रो के अंदर जो है कॉलम्स आएंगे। अब टोटल स्क्रीन के ऊपर जो है 12 कॉलम्स होते हैं, ठीक है। टोटल स्क्रीन के ऊपर जो है 12 कॉलम्स होते हैं और रोज़ जो है मल्टीपल्स हो सकती हैं। और जो है जो बूटस्ट्रैप है वो 5 तरह की डिवाइस साइज़ के ऊपर काम करता है। सबसे पहले आती है एक्स्ट्रा स्मॉल, जो बहुत ज़्यादा छोटी स्क्रीन हैं, जैसे हमारे छोटे नोकिया के मोबाइल फ़ोन्स हैं। फिर आती है स्मार्ट, जो जैसे एंड्रॉयड सिस्टम है हमारा, आईफोन्स हैं, ये स्मार्ट स्क्रीन के अंदर आ जाते हैं। फिर आ जाते हैं मीडियम स्क्रीन, जो टैबलेट्स का होता है। उसके बाद आ जाता है हमारे पास लार्ज स्क्रीन, जो लैपटॉप्स का होता है। और फिर एक्स्ट्रा लार्ज आ जाता है, जो पीसीज़ का होता है, जिसमें बड़ी बड़ी एलसीडी के ऊपर आप जो है डाटा रेंडर करवाना चाह रहे होते हैं। तो 5 तरह के ग्रिड सिस्टम हैं। मैं यहाँ पे अगर कमेंट दूँ, 5 साइजेज़ हैं, यहाँ पे लिखते हैं देयर आर 5 स्क्रीन साइजेज़। उसको हम कहते हैं जी एक्स्ट्रा स्मॉल, और उसको हम कहते हैं जी XS। और उसके बाद आता है हमारे पास स्मॉल, उसको हम कहते हैं SM। और उसके बाद आता है हमारे पास नॉर्मल स्क्रीन आ जाती है, उसके लिए हम कुछ नहीं यूज़ करते, उसको हम कहेंगे कि नॉर्मल ही है ये साइज़, टैबलेट्स के लिए यूज़ होता है। उसके बाद लार्ज आ जाता है, लार्ज के लिए हम LG यूज़ करते हैं।
और उसके बाद जो है एक्स्ट्रा लार्ज आ जाता है, जो पीसीज के लिए यूज़ होता है एक्स्ट्रा लार्ज, तो उसके लिए जो है हम XLG यूज़ करते हैं। तो बहुत ज़्यादा आसान है काम। 5 तरह की डिवाइसेज हैं। 5 तरह की डिवाइसेज में कौन कौन सी आती हैं? पहले के अंदर स्मार्टफोन, बिल्कुल छोटे फ़ोन्स हैं, उसके बाद फिर आ जाते हैं स्मार्टफोन्स, फिर नॉर्मल टैबलेट्स के अंदर आते हैं, ये लैपटॉप्स के लिए लार्ज, और एक्स्ट्रा लार्ज जो है ये पीसीज़ के लिए। तो 5 तरह की स्क्रीन साइजेज़ है। अब उसको मैंने इसलिए बता दिया ताकि हम जो है इसको यूज़ करेंगे तो आपको समझ आएगी क्या चीज़ है। अब हमने ग्रिड सिस्टम यूज़ करना है, तो सबसे पहले मैं एक डिव लूँगा और डिव के अंदर जो है कंटेनर लूँगा, और कंटेनर ले लिया मैंने। अब क्या होगा, अब इसके अंदर जो है मैंने क्या करना है, एक रो लेनी है। रो के अंदर जो है मैंने अब उसके अंदर फोल्डर जो है फिर कॉलम्स लेने हैं, ठीक है। अब रो कैसे लेंगे, तो यहाँ पे मैं लिखूँगा एक और डिव लूँगा और उसकी मैं क्लास बना लूँगा रो, तो ये एक रो बन गई। अब रो के अंदर जो है कॉलम्स आएंगे, तो कॉलम्स कैसे आने हैं, जैसे यहाँ पे मैं लिखता हूँ div.col, कॉलम की क्लास है, और इसके अंदर जो है अब मैंने सपोज करें एक ही कॉलम यूज़ किया और मैंने डिफ़ाइन नहीं किया कि इसका साइज़ क्या है, मतलब ये 6 की लेगा 12 की लेगा। तो अगर मैंने एक ही कॉलम डिफ़ाइन किया तो ये 12 कॉलम्स की स्पेस ऑक्यूपाई कर लेगा, जितनी भी स्पेस इसको अवेलेबल होगी। अगर मैं इसके अंदर जो है कोई डाटा लिखूँ, यहाँ पे जैसे मैं लिखता हूँ .col, तो इसको मैं सेव करवाऊँ तो ब्राउज़र के अंदर आप जाके देखेंगे तो मेरे पास जो है इस तरीके से जो है चीज़ शो हो रही होगी। तो मैं जो है इसको क्या करता हूँ, अगर मैं यहाँ पे लर्निंग किट के अंदर ग्रिड सिस्टम को ओपन करूँ, ये ग्रिड सिस्टम को, तो मेरे पास जो है आपको दिखाता हूँ किस तरीके से शो होता है। ये मेरे पास इस तरीके से शो हो रहा है। पहली रो है, उसके अंदर ऑटो विड्थ के साथ 2 कॉलम है, तो मैं 2 कॉलम बना लेता हूँ यहाँ पे। इसी को मैं कॉपी करके नीचे पेस्ट कर दूँगा, बिल्कुल इसी के नीचे। तो एक रो के अंदर 2 कॉलम आ गए। अब मैं दिखाता हूँ किस तरीके से आपको शो होता है। ये 2 कॉलम्स शो हो रहे हैं, ठीक है जी, 2 कॉलम्स अब शो हो रहे हैं। ये वाला जो पिछले वाला स्टाइल है ये उसने अप्लाई किया है जी style.cs के साथ। तो बहुत ज़्यादा आसान है इसको अप्लाई करना, कोई भी मुश्किल काम नहीं है। हम क्या करेंगे, हम अपने इसमें जाते हैं। अब ये किसके ऊपर अप्लाई हुआ है, ये अप्लाई हुआ है जी हमारी रो के ऊपर। तो रो को हम क्या करेंगे, टारगेट करेंगे। style.cs के अंदर जाते हैं, यहाँ पे मैं लिखूँगा रो, और उसके बाद जो है इसका बैकग्राउंड कलर जो है जैसे करते हैं उसने किया हुआ है, ये सलमून मेरे ख्याल से है इसकी शेड कोई। जैसे इसको मैं सेव करवाता हूँ तो देखेंगे इसके ऊपर जो है ये कलर आ गया हुआ है। अब उसके ऊपर बॉर्डर भी है, तो आपको मैंने CS के साथ बॉर्डर लगाना भी सिखाया। तो जस्ट यहाँ पे क्या करेंगे, बॉर्डर लगा देंगे। मैं बॉर्डर जो है इसको 2 पिक्सल का या 1 पिक्सल का लगा देता हूँ। सॉलिड, पहले लिखता हूँ सॉलिड और फिर 1 पिक्सल, और इसका जो कलर है वो ब्लैक कर देता हूँ। और ब्लैक करने के बाद जैसे इसको मैं सेव करवाता हूँ तो आप देखेंगे इसके ऊपर जो है बॉर्डर अप्लाई हो गया। आप 2 पिक्सल भी कर सकते हैं, 2 पिक्सल का ज़्यादा नॉमिनेटर लगेगा। तो ये मैंने कर दिया, लेकिन अब इसका साइज़ जो है उतना नहीं आ रहा, तो इसको पैडिंग दी गई है। पैडिंग कितनी है, 10 पिक्सल की पैडिंग है। 10 पिक्सल की हम पैडिंग दे के देखते हैं किस तरीके से ये शो अप होता है। तो मैं क्या करूँगा, इसको मैं 10 पिक्सल की पैडिंग दे देता हूँ। तो यहाँ पे मैं लिखूँगा पैडिंग, और पैडिंग जो है 10 पिक्सल की मैं इसको पैडिंग देता हूँ, और इसको मैं जाके देखता हूँ ब्राउज़र के अंदर, तो बिल्कुल वैसा ही लेआउट जो है तैयार हो गया। लेकिन यहाँ पे जो बॉर्डर स्टाइल अप्लाई है वो किसके ऊपर अप्लाई है, वो कॉलम्स के ऊपर अप्लाई है। तो मैं क्या करूँगा, मैं कॉलम्स को यहाँ पे जस्ट जो है कॉल कर दूँगा, कॉल, और मैं सेव करवा के ब्राउज़र के अंदर देखूँगा तो इस तरीके से जो है मेरे पास शो अप होगा। ठीक है जी, बहुत ज़्यादा आसान है, इसमें कोई मुश्किल काम नहीं है। अगर आप इसको देखें तो ये बिल्कुल नॉर्मल सा काम है। उसके बाद जो है हम क्या करेंगे, करना ये है कि अब और कॉलम जो हैं ऐड करने हैं। तो मैं क्या करूँगा, जैसे नीचे वाली रो के अंदर, ये वाली रो है, इसके अंदर 3 कॉलम्स आ रहे हैं, तो इसको कैसे बनाएंगे। अब मैंने जो स्टाइल एक मतलब अप्लाई कर दिया, अब इस रो से बाहर निकलेंगे, ये रो का स्कोप यहाँ पे ख़त्म हो रहा है। तो मैं यहाँ पे एक और रो ले लेता हूँ, div.रो। रो के अंदर ही हमेशा कॉलम आएंगे। तो यहाँ पे मैं एक और अब जो है क्या करूँगा, ये कॉलम्स ले लेता हूँ, मैं इसी को कॉपी करता हूँ। ये इसको कॉपी किया, और कॉपी करने के बाद जो है यहाँ पे पेस्ट, और फिर से पेस्ट, और फिर से पेस्ट, 3 कॉलम मैंने ले लिए। अब जो है ये स्क्रीन के ऊपर इस तरीके से फिट आएंगे। अब अगर मैं इसको जो है छोटा साइज़ करता हूँ, देखेंगे ये बिल्कुल स्क्रीन के ऊपर फिट आ रहे हैं। अगर आपको ये स्क्रीन नज़र आ रही है, इसको मैं थोड़ा सा ऊपर करता हूँ तो देखें ये बिल्कुल स्क्रीन के ऊपर जो है फिट आ रहे हैं। और जैसे जैसे मैं स्क्रीन का साइज़ जो है ग्रो करता हूँ, ये भी साथ में ग्रो कर रहे हैं, इनका साइज़ भी बढ़ रहा है और ये स्क्रीन के ऊपर वैसे ही ग्रोथ कर रहे हैं। अगर मैं इसको छोटा करता हूँ तो ये बिल्कुल रिस्पॉन्सिव होकर नीचे हो रहे हैं। तो ग्रिड सिस्टम के अंदर जो भी हम, अब देखें मैंने इसके अंदर जस्ट एक टेक्स्ट डाला है .col का। आप इसके अंदर जो भी एलिमेंट्स डालेंगे, जो भी चीज़ें डालेंगे, वो ऐसे ही रिस्पॉन्सिव हो जाएंगी।
तो यही बूटस्ट्रैप का खूबसूरती है कि इसके अंदर सारी चीज़ें पहले से डिफाइन हैं, हमने जस्ट उसकी क्लासेस को कॉल करना है। जैसे यहाँ पे मैंने कंटेनर को कॉल किया, उसने दोनों तरफ से मार्जिन अप्लाई कर दिया, रो को कॉल की उसने रो बना दी, कॉलम को कॉल किया उसने कॉलम बना दिया। तो बिल्कुल सिंपल सिस्टम है इसके अंदर। जैसे मैंने ये ग्रिड का सिस्टम बनाया है, अगर मैं इसके नीचे आऊँ, ये वाला सिस्टम बनाया हुआ है। अब मैं क्या करता हूँ, इसमें हम डिफरेंट, मैंने आपको बताया था कि 12 कॉलम्स होते हैं। अब यहाँ पे मैं एक और नीचे कंटेनर ले लेता हूँ, इस कंटेनर से बाहर निकलेंगे, इसका स्कोप ख़त्म हो रहा है जी यहाँ पे, तो इससे मैं बाहर आ जाता हूँ। और बाहर आने के बाद जो है यहाँ पे मैं एक H2 की हेडिंग दे देता हूँ और वहाँ पे कहता हूँ जी जैसे यहाँ पे ये टेक्स्ट लिखा हुआ है, मैं इसको ये वाला कॉपी कर लेता हूँ। कॉपी किया और कॉपी करने के बाद जो है इसके अंदर मैं पेस्ट कर देता हूँ। और ऊपर वाले के ऊपर जो है, ऊपर भी हम जैसे ये आया हुआ था, इसको मैं कॉपी करके इधर जो है इसके ऊपर H2 की हेडिंग लेके इधर मैं पेस्ट कर देता हूँ। तो यहाँ पे मैंने H2 की हेडिंग ली, इधर पेस्ट कर दिया। तो अब ये ज़रा खूबसूरत हो जाएगा, लग जाएगा पता कि कहाँ पे कौन सा हम सिस्टम जो है यूज़ कर रहे हैं। अब यहाँ पे देखें, ग्रिड विद ऑटो लेआउट्स अराउंड कॉलम्स विद सेट वेट्स, तो मैंने ये यूज़ करनी है और मैंने इस तरीके का लेआउट जो है क्रिएट करना है। बहुत ज़्यादा आसान है। क्या करेंगे, यहाँ पे मैंने हेडिंग दी है, इसके नीचे जो है एक डिव लेंगे और उसके अंदर एक कंटेनर लेंगे। तो यहाँ पे मैंने कंटेनर लिया और कंटेनर के अंदर जो है हम क्या करेंगे, सबसे पहले एक रो लेंगे। तो div डॉट रो मैंने क्लास बनाई, क्योंकि हम क्लास को जो है डॉट के साथ एक्सेस करते हैं, तो मैंने डॉट लगा के रो लिखा और एंटर प्रेस किया तो क्लास खुद ही बन गई। अगर आप आईडी बनाना चाहते हैं तो हैशटैग डाल के आईडी का नाम लिखें, एंटर प्रेस करें तो आईडी खुद क्रिएट हो जाएगी। तो एक रो ले ली। अब रो के अंदर जो है मेरे पास अब जो है कॉलम्स हैं 3, यहाँ पे 12 कॉलम्स होते हैं। देखें यहाँ पे हमने एक की जस्ट विड्थ सेट की है 7, ये कॉलम जो है 7 कॉलम्स की जगह ले और बाकी दोनों के, बाकी जितनी भी पीछे जगह बचेगी दोनों में डिवाइड होकर इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी, ये जो लेफ़्ट और राइट के ऊपर है। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे एक डिव ले लेता हूँ और उसके अंदर मैं कॉलम की क्लास कॉल कर लेता हूँ और उसके अंदर मैं लिखता हूँ डॉट कॉल, ताकि हमें पता चले। और उसके बाद जो है फिर से मैं एक डिव की, बल्कि इसी को मैं कॉपी कर लेता हूँ ताकि टाइम जो है हमारा कम से कम लगे। तो इसके अंदर जो है मैं कॉल और फिर स्पेस डाल के कॉल लिख देता हूँ -7। तो मैं 7 कॉलम जो हैं इसके लिए ले रहा हूँ, यहाँ पे मैं लिखूँगा डैश। तो इसका मतलब ये है कि 7 कॉलम ये वाली क्लास जो है लेगी। और उसके बाद जो है दोबारा फिर से मैं इसको पेस्ट करता हूँ और मैं जाता हूँ जी यहाँ पे 7 लिख करके और सेव करवाता हूँ। ब्राउज़र के अंदर जाऊँगा तो आप देखेंगे कि मेरे पास जो है बिल्कुल सेम जो है लेआउट तैयार हो गया। अब 7 कॉलम्स की इसने जगह ले ली है और पीछे बचे थे 5, 12 में से 7 निकाले, पीछे 5 बचते हैं। तो 5 को उसने 2 पे डिवाइड करके इन दोनों में तकसीम कर दिया। अगर मैं इसको छोटा करूं तो आप देखेंगे कि ये बिल्कुल स्क्रीन के ऊपर रिस्पॉन्सिव हो रहे हैं और एक रिस्पॉन्सिव लेआउट जो है क्रिएट हो रहा है स्क्रीन के ऊपर। तो बहुत ज़्यादा आसान काम है, इसमें कोई मुश्किल काम नहीं है। आप देखें इसमें जो है 3 कॉलम इसको दिए हुए हैं, 12 में से 3 निकाले, पीछे कितने रह गए जी, पीछे बचे जी 9। अब 9 को इन दोनों में डिवाइड कर दिया है। तो इसको अगर हम करें तो क्या करेंगे, एक नई रो लेंगे इसी के अंदर, ये यहाँ पे रो ख़त्म हो रही है तो रो से बाहर निकल के अगली रो लेनी है। डिव डॉट रो ली मैंने यहाँ पे और इसके अंदर जो है हम क्या करेंगे, कॉलम लेंगे। तो डिव डॉट कॉलम और कॉलम लेके अब इसके अंदर जो है क्या करना है, इस कॉलम को हमने देनी है 3 कॉलम्स की जगह। तो मैं यहाँ पे call-3 लिखूँगा, इसका मतलब ये है कि ये 3 कॉलम्स की जगह लेगा। उसके बाद इसके अंदर मैं लिख देता हूँ डॉट call-3 और उसके बाद जो है मैं एक और जो है कॉलम ले लेता हूँ, जैसे मैंने यहाँ पे लिया और फिर जो है यहाँ पे लिया। अब मैं इसको सेव करवाता हूँ। ब्राउज़र के अंदर जाके देखेंगे तो मेरे पास जो है बिल्कुल सेम लेआउट जो है जैसे ऊपर इस तरफ तैयार हुआ हुआ वैसे ही यहाँ पे आपको मिल जाएगा। तो बहुत ज़्यादा आसान है इसको बनाना, इतना मुश्किल काम नहीं है। आप इनमें से कोई भी लेआउट सिस्टम जो है तैयार कर सकते हैं अपनी मर्ज़ी का। तो उम्मीद है कि आपको ग्रिड सिस्टम की समझ आ गई होगी। ग्रिड सिस्टम के अंदर हम सबसे पहले कंटेनर लेते हैं, कंटेनर के अंदर हम एक रो लेते हैं, रो के अंदर हम कॉलम्स लेते हैं। स्क्रीन के ऊपर टोटल 12 कॉलम्स होते हैं और हम उस लिहाज से जो है चीज़ों को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं कि इतनी इतनी स्क्रीन के ऊपर ये आए। अब स्क्रीन साइज़ का भी मैंने आपको बता दिया, एक्स्ट्रा स्मॉल से लेके एक्स्ट्रा लार्ज तक होते हैं। तो हमें अगर वेबसाइट जो है हर स्क्रीन के ऊपर रिस्पॉन्सिव करनी है तो हमें हर स्क्रीन का कॉलम जो है कॉल करना पड़ेगा। जैसे यहाँ पर अगर मैं स्पेस डाल के लिखूँ कॉल और उसके बाद डैश डालूँ तो आप देखेंगे यहाँ पे मेरे पास बहुत सारी क्लासेस आ रही हैं। ये 11-12 के बाद ऑटो आ रही है, फॉर्म लेबल है, एलजी का मतलब लार्ज स्क्रीन के लिए है। और उसके बाद यहाँ पे एलजी के बाद ये एलजी के सारे फॉर्म है, कितने ले लार्ज स्क्रीन के ऊपर 4 कॉलम ले, मतलब कि एक आपने डिव बनाई है उसके अंदर डाटा है, अगर वो लार्ज स्क्रीन के ऊपर आए तो कितनी जगह ले, मतलब कि अगर लार्ज स्क्रीन के ऊपर है
तो वो ले जी 3 कॉलम, अगर स्मॉल स्क्रीन के ऊपर है तो वो ले 1 कॉलम, मतलब कि जो है दूसरी चीज़ें जो है नेक्स्ट लाइन के अंदर मूव हो जाएंगी ऑटोमेटिकली। तो उसके बाद फिर मीडियम आ जाती है, मीडियम के अंदर जो है हमारे पास टैबलेट्स होती हैं वो आ जाती हैं। फिर हमारे पास जो है इनके अंदर भी 12 तक कॉलम्स हैं, 1 से लेकर 12 तक कितने कॉलम्स लेने, फिर स्मॉल आ जाती हैं। ठीक है जी, इस तरीके से हम चीज़ों को डिफ़ाइन करते हैं। फिर एक्स्ट्रा लार्ज हैं, फिर उसके बाद एक्स्ट्रा स्मॉल हैं। तो बहुत सारी चीज़ें इसके अंदर अवेलेबल हैं जब हम इसके ऊपर काम करें। जैसे अभी मैं कहता हूँ कि जैसे ये लार्ज स्क्रीन के ऊपर जाए, या मैं कहता हूँ जैसे ही ये स्मॉल स्क्रीन के ऊपर जाए तो 1 कॉलम ले ले, तो मैं इसको सेव करवाता हूँ और ब्राउज़र के अंदर जाकर देखूँगा तो क्या करता है ये काम। तो मैं जैसे ही ये वाली वेब पेज ओपन करता हूँ और जाता हूँ अपनी स्क्रीन के ऊपर, तो आप देखेंगे कि यहाँ पे उसने उसको फुली रिस्पॉन्सिव कर दिया कि जब ये एक लेगा स्मॉल स्क्रीन के ऊपर आएगा। अभी ये जो कि स्मॉल स्क्रीन का साइज़ नहीं है, लेकिन जैसे ही स्मॉल स्क्रीन का साइज़ आएगा वो क्या कर देगा, उसको 1 कॉलम के अंदर ले आएगा, स्मॉल स्क्रीन के 1 कॉलम के अंदर। तो उम्मीद है कि इसकी जो है आपको समझ आ गई होगी। लार्ज स्क्रीन के लिए हम इस तरीके से डिफ़ाइन करते हैं। अब हम चलते हैं नेक्स्ट फेज़ की तरफ। तो काफ़ी ज़्यादा काम पड़ा है, इसलिए मैं आपको जो है एक ही वीडियो के अंदर जो है काफ़ी चीज़ें करवाना चाह रहा हूँ। तो अभी देखते हैं नेक्स्ट में हमारी क्या चीज़ें हैं। तो मैं चलता हूँ लर्निंग किट के ऊपर और उसके बाद आते हैं कंटेंट के ऊपर। कंटेंट के ऊपर सबसे पहले टोपोग्राफी है। टोपोग्राफी जो है यहाँ पे हेडिंग्स हैं जी। H1 का हेडिंग हमने इस्तेमाल की, H2 की, H3 की। ये टोपोग्राफी हमने उसके अंदर भी की थी, क्या कहते हैं उसको, HTML5 के अंदर भी, जो मैंने आपको वीडियो करवाई है। तो इसके अंदर जस्ट जो स्टाइल्स उसके ऊपर अप्लाई हुए हैं, फ़ॉन्ट साइज़ छोटा किया हुआ है, डिस्प्ले हेडिंग्स हैं छोटी बड़ी, पैराग्राफ्स हैं, लेड पैराग्राफ्स हैं, और कुछ भी नहीं है। टाइपोग्राफी सारी में ही मैं आपको जो है करवा चुका हूँ। तो मेरा नहीं ख्याल कि इसके अंदर आपको मज़ीद इसके ऊपर वर्क करवाने की ज़रूरत है। ये ऑर्डर लिस्ट, अनऑर्डर लिस्ट सारा कुछ हम पहले से कर चुके हैं। तो इस को जो है मैं नहीं करवाना चाह रहा कि पहले करवा दिया है। उसके बाद आते हैं हम इमेजेस की तरफ। तो इमेजेस के अंदर जो है यहाँ पे नॉर्मल इमेज है और दूसरी है रिस्पॉन्सिव इमेज। ये देखें, एक हमारे पास नॉर्मल इमेज है और दूसरी है रिस्पॉन्सिव इमेज। वो स्क्रीन के साथ कम ज़्यादा हो रही है, जबकि नॉर्मल इमेज जो है वैसे की वैसे ही है। तो हम यहाँ पे जस्ट 2 क्लासेस को ये भी कॉल करेंगे और नीचे जो है इमेज विद राउंड कॉर्नर है वो भी है राउंडेड, आप उसकी क्लास कॉल कर देते हैं। थंबनेल की क्लास कर देते हैं, इमेज डैश थंबनेल, तो वो सारी चीज़ें हो जाती हैं। लेकिन जस्ट जो है हम यहाँ पे जल्दी से कोई इमेज जो है मैं ऐड अप करवा लेता हूँ अपने बूटस्ट्रैप की प्रैक्टिस के फ़ोल्डर के अंदर। तो मैं मेरे पास जहाँ से यहाँ पे 2 इमेजेस पड़ी हैं, मैं इसको क्या कर लेता हूँ, कॉपी करता हूँ और कॉपी करने के बाद डेस्कटॉप के ऊपर जाता हूँ जहाँ पे मेरा बूटस्ट्रैप प्रैक्टिस का फ़ोल्डर पड़ा है और इमेजेस के अंदर इसको मैं पेस्ट कर लेता हूँ। अब मैंने इमेज लगानी है जी। क्या करूँगा, मैं यहाँ पे निकलूँगा इस डिव से बाहर, क्योंकि ये उसकी थी डिव। मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे एक फ्लूइड कंटेनर ले लेता हूँ, डिव डॉट कंटेनर डैश फ्लूइड, और उसके बाद जो है इसके अंदर अब मैं क्या करूँगा, इमेजेस लूँगा। तो यहाँ पे पहले मैं H1 की हेडिंग डालता हूँ और यहाँ पे मैं लिखता हूँ इमेजेस, और उसके बाद जो है IMG का टैग यूज़ करेंगे। कहाँ पे इमेजेस पड़ी हैं, इमेजेस के फ़ोल्डर के अंदर पड़ी है जी। मेरे पास जैसे ब्लॉक की पड़ी हुई है, मैं इसको करता हूँ और आल्ट को मैं अभी एक मरतबा ख़त्म कर देता हूँ और इसके अंदर एक क्लास कर देता हूँ इमेज, IMG इमेज। उसके बाद मैं इसको सेव करवा के ब्राउज़र के अंदर जाता हूँ। तो मेरे पास जो है ये नॉर्मल इमेज जो है अभी शो होगी। देखें, ये फिट नहीं आ रही बिल्कुल भी, तो ये स्क्रीन के ऊपर फिट नहीं, नीचे स्क्रॉल बार बन गया है। ये नॉर्मल इमेज है, जितना उसका साइज़ है उस लिहाज से फिट आ रही है, मतलब जितना उसका ओरिजिनल साइज़ है उसके लिहाज से आ रही है। तो अगर हम इसको रिस्पॉन्सिव करना चाहें तो हम इमेज फ्लूइड की क्लास जो है कॉल कर देंगे। अभी हम इसको करके देखते हैं। तो उसके लिए मैं चलता हूँ अपने VS स्टूडियो कोड के अंदर। मैं क्या करूँगा, जस्ट यहाँ पर लिखूँगा इमेज फ्लूइड, और जैसे मैं इसको सेव करवाऊंगा ब्राउज़र के अंदर आप जाके देखेंगे तो ये बिल्कुल जो है अब रिस्पॉन्सिव इमेज जो क्रिएट हो चुकी है। अगर मैं स्क्रीन का साइज़ छोटा करता हूँ तो ये स्क्रीन के साइज़ के साथ जो है छोटी बड़ी होगी। अब देखिए, जैसे मैं स्क्रीन का साइज़ बड़ा करूँगा ये ऑटोमेटिकली जो है सारी चीज़ें जो है स्क्रीन के ऊपर फिट आती जाएंगी। जैसे जैसे मैं छोटा कर रहा हूँ वैसे भी फिट आ रही हैं। तो एक रिस्पॉन्सिव जो है लेआउट तैयार हो रहा है। और इमेजेस का मैंने कर लिया। नॉर्मल इमेज के लिए हम जो है आपको पता है जैसे इमेज यूज़ करते हैं वैसे ही करेंगे। अब मैं अगली इमेज जो है कॉल करना चाहता हूँ बिल्कुल इसी के नीचे। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे एक मरतबा ब्रेक लाइन अप्लाई कर देता हूँ और 2 मरतबा ब्रेक लाइन अप्लाई कर दी। अब दोबारा से मैं इमेज का जो है टैग यूज़ करता हूँ। ये इमेज दूसरी पड़ी है, इसको हम यूज़ करेंगे, ये वाली। और इसके अंदर जो है मैं इसका क्लास यूज़ करूँगा राउंडेड की। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ राउंडेड। अब राउंडेड क्या करेगा, राउंडेड जो है इसके कॉर्नर को राउंड कर देगा। ये देखें, इसके कॉर्नर को राउंड कर देगा। मैं राउंडेड ख़त्म करता हूँ, यहाँ पे सपोज करें मैं इसको ख़त्म करता हूँ और आप ब्राउज़र के अंदर जा सकते हैं। आप देखें कॉर्नर आ रहे हैं। जैसे ही
जैसे ही मैं इसको राउंडेड करता हूँ, देखें जैसे ही मैं इसको राउंडेड करूँगा, राउंडेड, तो इसके जो कॉर्नर हैं वो क्या हो जाएंगे, राउंड हो जाएंगे। तो इस तरीके से हम राउंड बना सकते हैं। अभी इसके बाद जो है दोबारा से मैं अगर थंबनेल बनाना चाहूँ, इसको मैं थंबनेल बनाना चाहूँ, क्या करूँगा, यहाँ पे मैं जस्ट एक क्लास कॉल करूँगा img डैश थंबनेल, ठीक है जी, थंबनेल, और इसको मैं सेव करवाऊंगा। तो सेव करवाने के बाद ब्राउज़र के अंदर जाके देखेंगे तो ये मेरे पास जो है थंबनेल बन गया। आप इसके ऊपर गौर करें तो इसके ऊपर वाइट कलर का बॉर्डर जो है अप्लाई है चारों तरफ, तो एक थंबनेल क्रिएट हो गया हुआ है। तो बिल्कुल सिंपल तरीका है, इसके अंदर कोई इतना मुश्किल काम नहीं है। जैसे हमने राउंडेड किया है इसी तरीके से दूसरी चीज़ें कर सकते हैं। फ्लोट लेफ़्ट करना है, फ्लोट राइट करना है, छोटी इमेजेस हैं तो वहाँ पे हम फ्लोट लेफ़्ट की क्लास कॉल कर देंगे, फ्लोट राइट कर देंगे। तो जो आपको ये लर्निंग किट के अंदर चीज़ें नज़र आ रही हैं, आप इसका कोड भी देख सकते हैं। राइट क्लिक करें इसके ऊपर, इंस्पेक्ट एलिमेंट्स के अंदर जाके आप कोई भी चीज़ जो है यहाँ पे देख सकते हैं। जैसे ये फ्लोट राइट है, किस तरीके से हुई है जी, यहाँ पे हम अगर आगे देखें तो क्लास कॉल हुई है फ्लोट राइट की। इसी तरीके से आप डिफरेंट जो है जो भी कोड देखना चाहें यहाँ से आप देख सकते हैं। और जो इसमें से आपको स्टाइल नहीं मिलेगा उसका मतलब ये है कि वो style.cs की फ़ाइल के अंदर उसको ओवरराइड किया गया है। तो उसके बाद हम आते हैं फिगर्स की तरफ। फिगर्स को भी हम बिल्कुल सेम तरीके से रिस्पॉन्सिव करते हैं। यहाँ पे जस्ट जो है एक ही फिगर आ रही है कैप्शन के साथ, इसके साथ कैप्शन होती है, इसको हमने जो है अभी नहीं कर रहे हैं। टेबल्स की बात करते हैं अब हम। टेबल्स के अंदर आप देखें नॉर्मली टेबल्स हैं, यहाँ पे बहुत सारी थीम्स अवेलेबल हैं। डार्क टेबल है, उसके बाद लाइट टेबल है, और बहुत सारी चीज़ें हमारे पास यहाँ पे अवेलेबल हैं। मुख्तलिफ रिस्पॉन्सिव टेबल्स हैं। और अब क्या करेंगे, अब हम जाते हैं जी अपने विजुअल स्टूडियो कोड के अंदर, और इस डिव से बाहर निकल के मैं ब्रेक लाइन अप्लाई करता हूँ, फिर ब्रेक लाइन, और यहाँ पे मैं एक डिव ले लेता हूँ, डिव डॉट कंटेनर की, ताकि जो है ये दोनों तरफ से मार्जिन ऑटोमेटिकली अप्लाई कर दे। अब इसके अंदर मैंने क्या करना है, एक टेबल लेना है। तो मैं यहाँ क्या करूँगा, एक टेबल लूँगा, और टेबल के अंदर जो है सबसे पहले टेबल किस तरीके से डिज़ाइन करते हैं मैंने आपको HTML5 की वीडियो के अंदर जो है बताया था। अगर आपको नहीं पता तो वहाँ पे जाके जो है आप समझ सकते हैं। तो टेबल डिज़ाइन करने के लिए सबसे पहले हम एक TR लेते हैं। TR के अंदर जो है हमने हेड इसका बनाना है। तो यहाँ पे जैसे मैं बनाना चाहता हूँ टेबल हेड, इसके अंदर जैसे मैं लेता हूँ फर्स्ट नेम, और फिर से एक टेबल हेड यूज़ करता हूँ टैग, और फिर मैं लेता हूँ लास्ट नेम, और उसके बाद जो है यहाँ पे मैं एक और टेबल हेड लेता हूँ, उसके अंदर मैं लिखता हूँ ईमेल, और उसके बाद मैं लिखता हूँ टेबल हेड के अंदर कॉन्टैक्ट, और उसके बाद मैं फिर से एक टेबल हेड लेता हूँ टैग, और उसके अंदर मैं लिखता हूँ एड्रेस, और एड्रेस के बाद जो है आप कोई भी चीज़ जो है देख सकते हैं। जैसे इसके पहले जो है मैं एक और लेता हूँ टेबल हेड से पहले सीरियल नंबर, तो सीरियल नंबर मैंने यहाँ पे ले लिया। तो ये मैंने एक टेबल हेड क्रिएट किया। अगर मैं इसको सेव करवाऊँ और ब्राउज़र के अंदर जाके देखूँ यहाँ पे मेरी वेब पेज के ऊपर, तो मेरे पास इस तरीके से कुछ शो हो रहा है ये वाला। तो अब देखें ये इसके ऊपर ना तो कोई साइडों पे बॉर्डर है ना कोई और चीज़ है। तो मैं क्या करूँगा, जस्ट यहाँ पे टेबल के टैग के अंदर आऊँगा, एक क्लास कॉल कर दूँगा टेबल की। टेबल को जैसे ही मैं कॉल करूँगा और ब्राउज़र के अंदर जाके देखूँगा तो आप देखेंगे इसके ऊपर जो है ये बिल्कुल खूबसूरती के साथ जो है इसके दरमियान मार्जिन भी आ गया, इसके ऊपर एक लाइन भी अप्लाई हो गई हुई है। तो बहुत ही खूबसूरती के साथ उसने चीज़ों को सेपरेट कर दिया है जस्ट एक क्लास कॉल करने से, क्योंकि ये क्लास जो है बूटस्ट्रैप के अंदर डिफाइन हुई हुई है। अब मैं इसके अंदर डाटा कुछ डालना चाहता हूँ तो एक और TR ले लूँगा। अब इस TR के अंदर हम TH की बजाय TD डालेंगे। TD का मतलब टेबल डाटा। अब जैसे ये पहला है नंबर, उसके बाद जो है TD एक और लेंगे, उसके बाद मैं लिखूँगा जैसे अली, और फिर एक TD लूँगा जो लास्ट नेम के लिए होगा, जहाँ पे रखता हूँ अहमद, और उसके बाद जो है एक और TD लूँगा जो ईमेल के लिए होगा। जैसे यहाँ पे मैं लिखूँगा अली अहमद @gmail.com, और उसके बाद जो है TD लूँगा फिर से, और यहाँ पे कॉन्टैक्ट जैसे डाल देता हूँ मैं अपना, और ये डाल दिया मैंने। और उसके बाद जो है फिर से एक TD लूँगा और वहाँ पे मैं एड्रेस डाल देता हूँ जैसे उकाड़ा, और इसको मैं सेव करवाता हूँ। तो ब्राउज़र के अंदर जाकर देखेंगे कि हमारे पास जो है एक एड्रेस डाटा की जो लाइन है वो आ गई है। अब देखें जो हेडर है वो बोल्ड के साथ आ रहा है, और जो लाइन है डाटा लाइन है वो सिंपली नॉर्मल टेक्स्ट के अंदर आ रही है। तो हम क्या करेंगे, मैं इसी लाइन को 4-5 मरतबा कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ। जस्ट मैं आपको शो अप करवाना चाहता हूँ डाटा किस तरीके से टेबल के अंदर जो है हम रेंडर करवा सकते हैं। मैं इसको 4-5 मरतबा जो है कर लेता हूँ, और इसकी जो नंबरिंग है वो चेंज कर देते हैं। यहाँ पे 1 और इसको कर लेता हूँ 2, और उसके बाद जो है इसको 3 और 4 और 5 6, तकरीबन मेरे ख्याल 6 ही डाले थे,
रिकॉर्ड जो है 7 8 चले ठीक है, इसको हम करके जल्दी से फिर हम उसको ब्राउज़र के अंदर जाके देखते हैं किस तरीके से हमारे पास जो है शो अप होता है। अभी इसको मैं सेव करवाऊंगा और ब्राउज़र के अंदर जाके देखेंगे तो हमारे पास जो है डाटा कुछ इस तरीके से शो अप हो रहा है। अगर मैं इसको क्या करूँ, छोटा करूँ, तो आप देख रहे हैं कि जो हमारा टेबल है वो स्क्रीन के ऊपर रिस्पॉन्सिव हो रहा है, लेकिन फुली रिस्पॉन्सिव नहीं है। फुली रिस्पॉन्सिव नहीं है। फुली रिस्पॉन्सिव कब होगा, जब हम इसके अंदर टेबल रिस्पॉन्सिव की क्लास जो है कॉल करेंगे। तो अभी जो है अगर मैं लर्निंग किट के ऊपर आऊँ तो मेरे पास जो है सबसे पहले यहाँ पे थीम है डिफ़ॉल्ट कलर के साथ है, फिर लाइट कलर के साथ। अब लाइट कलर की कैसे करेंगे, यहाँ पे हम आएंगे टेबल के अंदर जहाँ पे हमने टेबल की क्लास कॉल की थी, और इसके बाद स्पेस दे के लिखेंगे टेबल डैश लाइट। जैसे यहाँ पे मैं लाइट करता हूँ और इसको मैं सेव करवाता हूँ तो ब्राउज़र के अंदर आप जाके देखेंगे तो मेरे पास जो है इसके ऊपर लाइट इफेक्ट जो है प्रोड्यूस हो जाएगा। बिल्कुल इसके ऊपर बिल्कुल अगर आप गौर करें तो हल्का सा बैकग्राउंड कलर जो है इसका ग्रे की शेड अप्लाई हुई है, और अगर मैं इसको डार्क करता हूँ तो ये ब्लैक हो जाएगा। अगर यहाँ पे मैं इसको लाइट की जगह पे करता हूँ डार्क, तो डार्क मैंने किया तो अब देखेंगे यहाँ पे ब्लैक कलर का जो टेबल है वो तैयार हो गया है। और अगर मैं इसको डेंजर करता हूँ, मैंने जैसे पहले नहीं बल्कि आपको नहीं बताई थी, डेंजर किया तो रेड कलर का हो गया। उसके बाद जो है हम बात करते हैं जी प्राइमरी की। प्राइमरी के अंदर जो है वो ब्लू हो जाएगा, ब्लू शेड आ जाएगी इस तरीके से। और इसी तरीके से इन्फो का है, इन्फो करेंगे तो आपके पास इस तरीके से आ जाएगा। तो जोन सा आप स्टाइल अप्लाई करना चाहते हैं वो अप्लाई कर सकते हैं। जैसे अभी मैं यहाँ पे डार्क करता हूँ और उसके बाद जो है हम इसको देखते हैं मज़ीद, जैसे ये डार्क की लुक आ रही है। अब ऑटोमेटिकली इसके ऊपर सारे स्टाइल जो हैं बूटस्ट्रैप ने अप्लाई किए हैं। अब उसके बाद आ जाते हैं जी टेबल विद लाइट कलर्स, ये हमने कर लिया। उसके बाद डार्क कलर में मैंने कर लिया। अब टेबल विद हेडर विद लाइट कलर्स। अब हेडर के ऊपर जो है लाइट कलर किस तरीके से अप्लाई करना है, लाइट कलर तब अप्लाई होगा जब आपने कोई भी क्लास जो है कॉल नहीं की होगी। अभी मैं इसको रिमूव करता हूँ ये इससे टेबल से, और इसको सेव करवा के ब्राउज़र के अंदर दिखाता हूँ। ये मेरे पास अभी नॉर्मली टेबल आ रहा है। मैं चाहता हूँ इसके हेडर के ऊपर कोई स्टाइल अप्लाई हो जाए, तो मैं क्या करूँगा, इसके टेबल हेड के अंदर जाऊँगा, ये टी आर के अंदर, और यहाँ पर क्लास कॉल करूँगा टी हेड डैश लाइट की, या फिर आप स्कैनर की कर लें, जो भी आपको जो है लगे। तो इसको हम अगर ब्राउज़र के अंदर जाके देखें तो मेरे पास जो है इस तरीके से इसके ऊपर स्टाइल जो है अप्लाई हो गया हुआ है। टी हेड के साथ हमने टेबल हेड के ऊपर जो है ये चीज़ें अप्लाई कर दी हैं। इसी तरीके से ये नीचे वाला है, अगर हम जैसे मैंने लाइट किया है, अगर मैंने डार्क करना है तो क्या करूँगा, यहाँ पे लाइट की जगह पे जस्ट लिख दूँगा डार्क, तो उसकी जो लाइन का जो बैकग्राउंड कलर होगा वो क्या हो जाएगा, डार्क हो जाएगा, जैसे यहाँ पे हो गया हुआ है। इस तरीके से आप बहुत सारे टेबल जो हैं बना सकते हैं। इसके बाद आता है टेबल विद स्ट्रिप जो है डिफ़ॉल्ट कलर्स, ये आ गया कि मतलब एक के बाद कलर जो है चेंज हो रहा है हर लाइन का। तो हम क्या करेंगे, इसको कैसे करेंगे, इसको हम चलेंगे अपने आईडी के अंदर, विजुअल स्टूडियो कोड के अंदर, और इसको देखते हैं। तो मैं इसको जाके जो है यहाँ पे देखूँगा तो यहाँ पे क्या करेंगे, अब हमने इसके ऊपर करना है। तो मैं यहाँ पे टेबल स्ट्रिप्ट की क्लास जो है मैं कॉल कर दूँगा। यहाँ से यहाँ पे मैं लिखता हूँ स्ट्रिप्ट, ये आ गई। इसको मैं सेव करूँगा और ब्राउज़र के अंदर जाके दिखाऊंगा आपको। तो हमारे पास जो है इस तरीके से अप्लाई हो गया। एक लाइन जो है डार्क की आ रही है, एक लाइट की आ रही है, तो एक खूबसूरत ये जो है थीम अप्लाई हो गई हुई है टेबल के ऊपर। तो इस तरीके से आप डिफरेंट टेबल जो हैं क्रिएट कर सकते हैं यूजिंग बूटस्ट्रैप। तो अभी जो है हम मूव करते हैं अपने नेक्स्ट फेज़ की तरफ। तो नेक्स्ट फेज़ ये है कि इसके ऊपर ये जैसे ये होवर कर रहा है, माउस के साथ हम होवर कर रहे हैं, तो इसको कैसे करना है, जस्ट आपने क्लास कॉल करनी है यहाँ पे। तो मैं यहाँ पे जैसे कहता हूँ कि टेबल होवर, जस्ट एक क्लास कॉल करनी है और आपका जो है ये इफेक्ट जो है आपकी स्क्रीन के ऊपर प्रोड्यूस हो जाएगा। अगर मैं इसके ऊपर जैक करूँ तो आप देखें ये इस तरीके से जो है इफेक्ट जो है प्रोड्यूस कर रहा है। उसके बाद जो है अगर हम नेक्स्ट मूव करें, हमारे पास और कौन सा है जो करवा दूँ आपको मैं, जैसे यहाँ पे आ रहा है लास्ट पे रिस्पॉन्सिव जो है पेज। तो रिस्पॉन्सिव के लिए क्या करेंगे, रिस्पॉन्सिव के लिए यहाँ पे हमने जस्ट एक क्लास कॉल करनी है टेबल डैश रिस्पॉन्सिव की, बस ये टेबल डैश रिस्पॉन्सिव की जैसे हम क्लास कॉल करेंगे और अपने ब्राउज़र के अंदर जाएंगे तो हमारे पास जो है रिस्पॉन्सिव जो टेबल है वो क्रिएट हो जाएगा इस तरीके से। और अगर इसको मैं छोटा बड़ा करूं तो आप देखेंगे इसके नीचे जो है एक हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार आ गया, इसके ज़रिए जो है ये रिस्पॉन्सिव टेबल जो है क्रिएट हो चुका है स्क्रीन के ऊपर। तो बहुत ज़्यादा आसान है, आपने इसमें कोई मतलब कि मुश्किल काम नहीं है, ईजीली आप इसको कर सकते हैं। तो अब आते हैं हम नेक्स्ट अपने फेज़ की तरफ। नेक्स्ट हमारे पास कौन सी चीज़ें हैं जो हम बूटस्ट्रैप के अंदर सीखेंगे। टेबल्स हमारे हो गए और उसके बाद है कोड। तो कोड जो है यूज़ करना बहुत ज़्यादा आसान है, बहुत ही ज़्यादा आसान है। क्या करेंगे, हमने कोड को क्या करना होता है, प्री के पैराग्राफ के टैग के अंदर इसको पैक करना होता है। तो हम इस डिव से बाहर निकलेंगे, यहाँ पे मैं लिखता हूँ H1 की हेडिंग के साथ कोड,
और उसके बाद जो है मैं क्या करूँगा, यहाँ पे एक डिव ले लेता हूँ और उसकी क्लास बना लेता हूँ कंटेनर, और उसके अंदर जो है मैं क्या करूँगा, एक प्री का टैग ले लेता हूँ, और प्री के टैग के अंदर मैं कोड का टैग ले लेता हूँ। कोड के अंदर जो भी कोड है आप उसको पेस्ट कर सकते हैं। जैसे कि मेरे पास ये वाला कोड है, कोड मैंने इधर से पेस्ट किया, ये मैंने पेस्ट किया। अभी इसको ब्राउज़र के अंदर जाके दिखाता हूँ मैं आपको किस तरीके से नज़र आएगा। ये इस तरीके से कोड की सूरत में जो है नज़र आ रहा है, ठीक है, ये कोड की सूरत में नज़र आ रहा है। आप इसके ऊपर जो है जैसे ये शॉर्टकट्स बने हुए हैं ये भी बना सकते हैं, बहुत ज़्यादा आसान है इसको बनाना। और मैं क्या करूँगा, इस प्री के टैग से बाहर निकलूँगा, क्योंकि ये जो है जैसा ही हम लिखते हैं ब्राउज़र अपने आईडी के अंदर वैसा ही शो करवा देता है। तो केबीडी के इसके लिए मैं यूज़ करूँगा। अब केबीडी के अंदर जो है सबसे पहले एक और मैं केबीडी लूँगा, जैसे मैं Ctrl+C का जो है शॉर्टकट बनाना चाहता हूँ। तो यहाँ पे मैं लिखूँगा CTRL, किधर गया कंट्रोल, इसका CTRL, इसको मैं सेव करवाऊँगा और ब्राउज़र के अंदर जाके देखेंगे तो हमारे पास जो है इस तरीके से एक बटन क्रिएट हो गया है। अब इसके बाद फौरी बाद जो है मैं प्लस लगाऊंगा और फिर जो है केबीडी लगाऊंगा, बल्कि इस प्लस से पहले और बाद में एक स्पेस डाल देते हैं। तो उसके बाद फिर से केबीडी का टैग यूज़ करेंगे और मैं लिखूंगा C। तो Ctrl+C का जो है इस तरीके से मेरे पास एक शॉर्टकट क्रिएट हो जाएगा। आप इसको जो है बना सकते हैं, जैसे ये यहाँ पे आ रहा है Ctrl+C। तो इसको हम कह सकते हैं ये कॉपी करने के लिए यहाँ पर मैं लिखूँगा टू कॉपी, और इससे पहले लिखते हैं प्रेस। अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ देखेंगे ये जो है इनलाइन एलिमेंट है, प्रेस Ctrl+C टू कॉपी। तो इस तरीके से आप शॉर्टकट्स भी क्रिएट कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा आसान काम है, इसमें कोई मुश्किल काम नहीं है। ये बूटस्ट्रैप के अंदर पहले से जो है स्टाइल हुआ है। तो बैकग्राउंड कलर उसके ऊपर अप्लाई हो गया ब्लैक का, टेक्स्ट कलर उसका वाइट हो गया, तो पहले से ही चीज़ें डिफ़ाइन हैं। अब उसके बाद हम आते हैं नेक्स्ट अपने फेज़ की तरफ। देखें हमने कितना जो है काम कर लिया और कितनी चीज़ें जो है सीखी हैं हमने। बूटस्ट्रैप के अंदर टेबल बनाना सीखा जी, हर चीज़ आ गई हमें। तो उसके बाद हम क्या करेंगे, उसके बाद हमने करना ये है कि हमारा कंटेंट का सेक्शन जो है सारा कंप्लीट हो गया है। तो अब जो है मैं वीडियो को वाइंड अप कर रहा हूँ। अब नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम इसको काम करेंगे ताकि वीडियो जो ज़्यादा लंबी ना हो जाए। तो मैं इसको अभी ख़त्म कर रहा हूँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।